हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरके स्टडी पॉइंट पर, जहां आपको मिलती है एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। दोस्तों, इस तरह के चैनल के अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो आपको यहां से निश्चित रूप से मदद मिलेगी, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, चाहे वह कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम हो, चाहे वह क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम हो। तो दोस्तों, आप जो है एक काम कर सकते हैं कि इस तरह के चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको यहाँ से निश्चित रूप से मदद मिलेगी। तो आप मेरे चैनल आरके स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए, बगल के बेल आइकन को दबाइए, ताकि इस तरह का जब भी कोई नया वीडियो जो है अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो। दोस्तों, आइए अभी हम लोग विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने संयोजन अभिक्रिया और वियोजन एवं अपघटन अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया है, और इस वीडियो में हम लोग विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और उपचयन या अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया को हम एक क्रियाकलाप से समझ सकते हैं। देखिए, अभी हम लोगों के पास 3 लोहे की कील है, ठीक है। 3 लोहे की कील यानी आयरन, ठीक है, लोहे की कील है, ठीक है। और क्या है, 2 प्रश्नली लिया है हमने, ए और प्रश्नली बी। और इसमें क्या किया है कि इसमें जो है कॉपर सल्फेट, ठीक है, इसमें जो है क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है। और ये कॉपर सल्फेट जो है वो 10 ml लिया है, ठीक है। 10 ml हमने कॉपर सल्फेट लिया है। और और क्या किया है कि इसमें से 2 कील को, इसमें से 2 कील को हमने इस कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग इस दोनों कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट के लिए डुबो कर रखते हैं, उसके बाद जब हम इस दोनों कील को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाता है कि ये दोनों कील का जो कलर है वो पहले की अपेक्षा भूरा कलर का हो जाता है, ठीक है। और ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन था वो, उसका रंग कलर जो होता है वो मलिन हो जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो कलर था पहले नीला कलर का था, तो उसके बाद क्या हो गया, इसका कलर जो है फीका हो गया और ये मलिन कलर का हो गया। और पहले जो दोनों कील जो था उसका कलर जो था वो दूसरा था, लेकिन जब हमने इन दोनों कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट के लिए डुबोया तो उसका रंग जो है क्या हो गया, भूरा हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग इस अभिक्रिया से हम लोगों को क्या पता चल रहा है, यहाँ पे हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किया तो उससे क्या पता चल रहा है, क्यों ये दोनों कील का कलर जो है वो भूरा हो गया और इसका जो कलर था, इसका जो रंग था नीला रंग का था, तो इसका रंग क्यों यहाँ पे मलिन हो गया, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं कि आयरन और कॉपर सल्फेट की जब अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने लोहे की कील को, ठीक है, कॉपर सल्फेट के 10 ml विलयन के साथ जब हम लोगों ने अभिक्रिया करवाया, ठीक है, तो कॉपर यहाँ सॉरी, यहाँ पे आयरन जो है वो सॉलिड है और कॉपर सल्फेट जो है वो एक्वस है, इसका जलीय विलयन है हम लोगों के पास। तो जब ये अभिक्रिया हुआ तो यहाँ पे आयरन ने, ठीक है, लोहे ने, आयरन ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। देखिए, कॉपर को यहाँ पे अलग कर दिया और खुद सल्फेट के साथ ये आके जुड़ गया, ठीक है। देखिए, यहाँ पे FeSO4 हो गया, यानी कि फेरस सल्फेट हो गया, और कॉपर जो है यहाँ पे विस्थापित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो विस्थापित हो गया और यहाँ पे सल्फेट आके जुड़ गया। तो इसलिए जब सल्फेट आके जुड़ा तो इसलिए इसका रंग जो है वो कैसा हो गया, भूरा हो गया, ठीक है। और कॉपर सल्फेट से यहाँ पे कॉपर जो है विस्थापित हो गया, इस वजह से इसका रंग जो था नीला के अपेक्षा यहाँ पे मलिन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि आयरन जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग इस तरह के अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व, ठीक है, जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक, देखिए यहाँ पे ये यौगिक है CuSO4, ठीक है, किसी यौगिक के दूसरे तत्व
ठीक है। देखिए किसी यौगिक के यहाँ पे दूसरा तत्व है कॉपर, ठीक है। तो किसी यौगिक के दूसरे तत्व को हटाकर, देखिए इसको जो है हटा दिया, यहाँ पे कॉपर को अलग कर दिया, ठीक है। किसी दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर ले। देखिए यहाँ पे सल्फेट के साथ यहाँ पे कॉपर था, ठीक है। तो फेरस ने यानी आयरन ने क्या किया कि कॉपर को हटा दिया और खुद उसका स्थान ले लिया, ठीक है, उसका स्थान ग्रहण कर लिया और एक नया यौगिक बनाया। देखिए FeSO4 जो है यहाँ पे एक नया यौगिक है, ठीक है, जिसका गुणधर्म जो है वो पहले से क्या है, अलग है। ये दोनों जो है, यहाँ पे लोहा था और यहाँ कॉपर सल्फेट था, तो ये नया पदार्थ बना वो पिछले से क्या है, दोनों अभी कारकों से जो प्रतिफल हम लोग को प्राप्त हुआ है वो क्या है, इसका जो है वो अलग है, ठीक है। तो एक नया यौगिक बनाता है, तो उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए हम लोग इसको परिभाषा में लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तत्व था आयरन और यहाँ पे एक यौगिक था कॉपर सल्फेट, और इससे कॉपर को विस्थापित करके खुद उसका स्थान जहाँ पे कॉपर था वहाँ पे Fe यानी कि आयरन ने ग्रहण कर लिया और बन गया आयरन सल्फेट, ठीक है, और कॉपर यहाँ पे विस्थापित हो गया। तो क्या बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ग्रहण कर लेता है और एक नया यौगिक बनाता है, तो इस तरह की अभिक्रिया या फिर उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे जिंक है, ठीक है, सॉलिड है, ठोस अवस्था में है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट फिर हमने लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर जो है वो विस्थापित हो जाएगा और कॉपर के स्थान पे यहाँ पे जिंक आ जाएगा, ठीक है। तो बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर यहाँ पे विस्थापित हो गया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जिंक जो है वो क्या कर रहा है, कॉपर को विस्थापित कर रहा है और यहाँ पे बना रहा है जिंक सल्फेट, कॉपर को विस्थापित करके और किसके साथ जुड़ गया, तो सल्फेट के साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ये भी क्या है, तो ये भी एक विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है लेड और यहाँ पे है कॉपर क्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो विस्थापित हो गया और लेड जो है यहाँ पे क्लोराइड के साथ जुड़ गया तो बन गया लेड क्लोराइड, ठीक है, और यहाँ पे कॉपर विस्थापित हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने तीनों उदाहरण लिए हैं, तो यहाँ पे तीनों उदाहरणों में आप देखेंगे कि यहाँ पे Fe जो था वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, जिंक जो है यहाँ भी कॉपर को विस्थापित कर दिया और लेड जो है वो कॉपर को विस्थापित कर दिया, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे आयरन जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, और इसी प्रकार यहाँ पे लेड भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अधिक अभिक्रियाशील है वही क्या कर सकता है, जो जो कम अभिक्रियाशील तत्व है उसको विस्थापित कर सकता है। यहाँ पे अगर कॉपर रहता, ठीक है, यहाँ पे कॉपर रहता और यहाँ पे फेरस सल्फेट रहता तो यहाँ पे विस्थापित नहीं होता, यहाँ पे कॉपर विस्थापित नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे फेरस जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, और लेड जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु, देखिए ये सब जो है वो धातु ही है, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित जो है, कम अभिक्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर सकती है, ठीक है। लेकिन कम अभिक्रियाशील वाली धातु अधिक अभिक्रियाशील वाली धातु को विस्थापित नहीं कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखिए, तो देखिए हम लोग नोट में क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ फेरस, जिंक और लेड, ठीक है, कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, इसलिए कॉपर विस्थापित हो गया, अतः अधिक अभिक्रियाशील वाले धातु कम अभिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर सकती है। अगर यहाँ पे कॉपर रहता और यहाँ फेरस सल्फेट रहता, देखिए यहाँ पे कॉपर रहता और फेरस सल्फेट रहता तो यहाँ पे अभिक्रिया नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह आपने समझा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अब आइए हम समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आइए अभी हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ नाम से ही पता चल रहा है द्विविस्थापन, ठीक है, द्वि मतलब दो और विस्थापन, ठीक है, मतलब हटाना। तो क्या होता है कि दो पदार्थ जो है
वो क्या होता है, एक दूसरे से अदला बदली हो जाता है। देखिए अभी यहाँ पे हम लोग समझने के लिए एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए हम लोगों के पास यहाँ पे एक परख नली है ए और दूसरा परख नली है बी, ठीक है। तो पहला परख नली में हम लोगों के पास सोडियम सल्फेट है, ठीक है। क्या है या सोडियम सल्फेट, ये 3 ml सोडियम सल्फेट है। उसके बाद दूसरा परख नली है, इसमें क्या है 3 ml बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। 3 ml जो है हम लोग के पास बेरियम क्लोराइड है। और जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, देखिए हम लोग यहाँ पर सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को एक दूसरे से हम लोग मिला दिए हैं, ठीक है। तो क्या होता है, जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो यहाँ पे नीचे सफेद रंग का यहाँ पे एक पाउडर जैसा अवक्षेप बनता है, ठीक है। वो अवक्षेप क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे ये अभिक्रिया जो हम लोग अभी यहाँ फिगर के रूप में देख रहे हैं, इसको देखिए हम लोग जब इसको यहाँ पे देखते हैं तो क्या पता चलता है। देखिए अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, ठीक है। यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट था ये, और यहाँ है बेरियम क्लोराइड। अब जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया और दोनों जो है वो जलीय विलयन है, ठीक है। ये जलीय विलयन का एकवश इसको ये दर्शाता है कि यह एक जलीय विलयन के रूप में है, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड जब दोनों आपस में अभिक्रिया किया तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए यहाँ पे ये सोडियम जो था, यहाँ पे सोडियम जो था वो क्या हुआ, ये क्लोराइड के साथ मिलके, ठीक है। देखिए यहाँ पे सोडियम जो है वो बेरियम को विस्थापित कर दिया और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बना लिया। उसके बाद यहाँ पे बेरियम जो है वो किसका, बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ यहाँ पे जुड़ गया। तो इससे क्या पता चला, देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दो अलग अलग जो है तत्व, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग तत्व, ठीक है, क्या किया है, एक दूसरे से अदला बदली किया है। यहाँ पे देखिए एक यौगिक है सोडियम सल्फेट और दूसरा यौगिक है बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो इसमें जो तत्व है वो एक दूसरे से क्या हुआ, अदला बदली किया। और यहाँ पे दो अलग अलग तत्वों की अदला बदली हुई, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया में अभी हम लोगों ने देखा था कि वहां पे एक ही तत्व जो था वो विस्थापित हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दो अलग अलग तत्व जो है वो विस्थापित हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ यहाँ पे जुड़ गया और बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बना हम लोगों के पास बेरियम सल्फेट, ठीक है। क्या बना है, बेरियम सल्फेट। और क्या बना है, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो एक साधारण नमक है, ठीक है, जिसका हम लोग खाने में यूज करते हैं, लेकिन ये जो है वो अभी एक जलीय विलयन के रूप में है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस अभिक्रिया से हम लोग यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा या बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग यौगिक, देखिए यहाँ पे दो अलग अलग यौगिक है, ठीक है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, अपने मूलकों या तत्वों की अदला बदली करके, ठीक है, अपने मूलकों या फिर तत्वों, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ यहाँ पे जुड़ गया, और सल्फेट जो है वो बेरियम के साथ जुड़ के बेरियम सल्फेट बनाया, और सोडियम जो है क्लोराइड के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड बनाया, ठीक है। तो अदला बदली करके नए पदार्थ को बनाते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पे जो पदार्थ बनता है वो पहले जो अभिकारक थे उन लोगों की अपेक्षा इनका गुणधर्म दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोगों ने अभी यहाँ देखा था, मैंने बात किया था कि यहाँ पे नीचे जो है वो सफेद कलर का अवक्षेप जो है वो बनता है, वो क्या है, वो है बेरियम सल्फेट, ठीक है। और बेरियम सल्फेट जो है वो एक सफेद रंग का अवक्षेप होता है, और यह जो है जल में आविल है, यानी कि ये जल में घुलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज और हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पे पाउडर जैसा जो है यहाँ पे नीचे जमा हो गया, जब ये दोनों अभिक्रिया किया, जो अवक्षेप है वो बेरियम सल्फेट है, ठीक है, जो एक अवक्षेप है, और यह जल में आविल है, यानी जल में यह घुलता नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में, देखिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है, यहाँ पे बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है, तो जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इसका उदाहरण है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। आइए हम लोग अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे देखिए सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, इसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट, चांदी है ये सिल्वर, ठीक है। तो
सिल्वर नाइट्रेट ये एक्वस के रूप में है, यानी जलीय विलयन है। और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये भी क्या है, एक जलीय विलयन है। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या हम लोग को उत्पाद प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि सिल्वर जो है वो क्लोराइड के साथ जुड़ करके यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड बनाएगा, और यहाँ पे सोडियम जो है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ करके सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे दो अलग अलग तत्वों की यहाँ पे अदला बदली हो रही है। ये जो है वो इसके साथ जुड़ गया, ठीक है, और ये जो है वो इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग यौगिकों की या फिर उनके तत्वों की अदला बदली हो रही है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग समझते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या है। आइए अभी हम लोग उपचयन यानी ऑक्सीकरण और अपचयन यानी अवकरण अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं। उपचयन को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया ही बोलते हैं और अपचयन को हम लोग अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे एक हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस फिगर के द्वारा हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखिए, अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे फिगर में यहाँ पे एक चाइना डिश है। ठीक है, और उसमें हम लोगों के पास कॉपर सल्फेट का चूर्ण है। ठीक है, वो जो कि एक चमकदार है। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो है चूर्ण होता है वो चमकदार होता है, और इसको हम लोग एक तार की जाली के ऊपर हम लोग इसको रखे हैं, और यहाँ पे बर्नर से जब हम लोग इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो अब क्या होता है देखिए। तो जब हम लोग यहाँ पे कॉपर को हम लोग गर्म करते हैं, देखिए ये जो त्रिभुज का निशान है, ये हमने पहले ही बताया कि जब किसी भी हम लोग अभिक्रिया में किसी भी पदार्थ को हम लोग जब गर्म करते हैं तो यहाँ पे त्रिभुज का निशान देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि कॉपर को हम लोग गर्म किए हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, और यहाँ पे जब कॉपर ऑक्साइड जो है गर्म गर्म किया और यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है बन जाता है, तो क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड जब बना तो इसका जो कॉपर का जो चमकदार रंग था वो कॉपर ऑक्साइड जो है बनने के बाद, ठीक है, उसका जो कलर था, चमकदार कलर जो था, वो कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद वो कलर जो है वो फीका पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया। ठीक है, तो देखिए कोई भी अभिक्रिया में, किसी भी अभिक्रिया में किसी भी धातु के साथ जब ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है। देखिए यहाँ पे कॉपर के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया है, तो यहाँ पे इस तरह के अभिक्रिया में देखिए ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखिए जब ये कॉपर सल्फेट जो था जब ये बना और इसको फिर से हम लोग जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं तो फिर से हम लोगों को वही कॉपर जो है हम लोग को प्राप्त हो जाता है, जो जिसका जो भौतिक गुणधर्म था, जो चमकदार था, उसी प्रकार जो हमको फिर से कॉपर हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का जो अभिक्रिया है यहाँ पे, जहाँ पे ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, तो जब हम लोग हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाएं तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे अलग हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया, देखिए यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन अलग हो जाता है तो इस तरह का अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया। सिंपल सा आप ध्यान में रखिए कि किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है, और किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अलग होना, ठीक है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे एक मान लिए हैं एक तत्व है और यहाँ पे ऑक्सीजन जब जुड़ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि कोई तत्व है और यहाँ पे ऑक्साइड पहले से जुड़ा हुआ है, तो जब ये ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया तो हम लोग इसको बोलेंगे अवकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि और क्या हो सकता है, और कौन कौन सा चीज जो है हो सकता है, तब हम लोग उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, और कौन कौन सा अभिक्रिया में परिवर्तन होता है तब हम लोग उसको अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए हम लोग समझ लेते हैं कि ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं और कौन कौन सा परिवर्तन होता है अभिक्रियाओं में, जिससे हम लोग इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं। देखिए हम लोग इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं कि
ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, हाइड्रोजन का वियोग, संयोग मतलब ऑक्सीजन का जुटना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ जाना, हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन का अलग हो जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें से अगर कोई भी परिवर्तन हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तब भी हम लोग उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। या देखेंगे कि हाइड्रोजन का कहाँ पे वियोग हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे हाइड्रोजन अलग हो रहा होगा उसको भी हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा होगा वहाँ पर भी हम लोग उसे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। देखिए हमने यहाँ एक 3 एग्जाम्पल लिया है। ऑक्सीजन का संयोग, ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, जब दोनों में अभिक्रिया हुई तो यहाँ बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। देखिए उसके बाद यहाँ पे है हाइड्रोजन का वियोग। हाइड्रोजन का वियोग, देखिए यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड है यहाँ पे, और सोडियम हाइड्राइड से यहाँ देखिए सोडियम अलग हो गया और हाइड्रोजन भी अलग हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अलग हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का वियोग हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं यह भी एक क्या है, ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का त्याग, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे सोडियम धातु है, यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके यहाँ पे इस पर जो है वो धनात्मक साइन आ गया है, ठीक है, धनात्मक चिन्ह आ गया है। अगर कोई धातु, ठीक है, अगर कोई तत्व या धातु क्या करती है कि एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन वो किसी को दे रही है या फिर साझा कर रही है, ठीक है, तो हम अगर किसी को देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या होता है, हम लोग के पास धन आवेश होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे सोडियम जो है एक तत्व है और यह एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो यहाँ पे धन आवेश आ गया, ठीक है। तो अगर किसी अभिक्रिया में कोई धातु या कोई तत्व जो है क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, तो भी हम लोग उसको ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं अवकरण या अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम लोग अवकरण या उपचयन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जिस प्रकार अभी हमने देखा ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया, उसी प्रकार जो है और अभिक्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन आ सकता है जिससे हम लोग उसको अवकरण या अपचयन अभिक्रिया बोल सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग, जिसमें ऑक्सीजन का वियोग मतलब ऑक्सीजन का अलग हो जाना, संयोग हाइड्रोजन का संयोग यानी कि हाइड्रोजन का जुड़ जाना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अवकरण या उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल में बोल सकते हैं, यहाँ ऑक्सीजन का वियोग यानी कि ऑक्सीजन का अलग होना, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से यहाँ अभिक्रिया करता है तो देखिए यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे ऑक्सीजन था और इससे ऑक्सीजन जो है वो अलग होकर के हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया और यहाँ पे बना कॉपर और यहाँ पे बना जल बना, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कॉपर से यहाँ ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे यह जो है क्या है, अपचयन या अवकरण अभिक्रिया है। अगला देखिए हाइड्रोजन का संयोग। देखिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ हाइड्रोजन है, तो दोनों जब अभिक्रिया करता है तो बनता है सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। तब सोडियम हाइड्राइड जब बनता है तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पे जुड़ गया, तो यह भी एक अवकरण या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन गैस है और यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, ठीक है। और कोई भी तत्व जो है किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उस पर जो है ऋण आवेश आ जाता है, तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना भी एक अवकरण या अपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा ऑक्सीकरण अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया। आइए हम लोग अगला देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। देखिए हम लोग अभी बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया को समझने से पहले हम लोगों ने समझा ऑक्सीकरण या फिर अवकरण, ठीक है, अभिक्रिया। इसी से दोनों जो है, जो दोनों अभिक्रिया हमने पीछे पढ़ा
उसी से यह जो है संबंधित है। देखिए यहाँ पे रेडॉक्स जो है वो अंग्रेजी भाषा से यहाँ पे लिया गया है। देखिए रेडॉक्स, ठीक है, रेडॉक्स यहाँ पे रेड, ठीक है, RED रेड, और यहाँ पे है ऑक्स, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब रेड है तो रेड जो है वो रिडक्शन से बना है, ठीक है। देखिए रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है क्या, अवकरण या अपचयन, ठीक है। और ऑक्स जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन से बना है, यानी कि ऑक्सीडेशन मतलब होता है ऑक्सीकरण या उपचयन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों हैं, अवकरण भी है और ऑक्सीकरण भी है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जहाँ ऑक्सीकरण जहाँ ऑक्सीकरण एवं अवकरण क्रियाएं परस्पर साथ होती है, ठीक है। दोनों जो है एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें जहाँ पे जो अभिकारक है, ठीक है, आपस में अभिक्रिया करके प्रतिफल के रूप में जो भी हम लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है, जो भी देते हैं प्रतिफल के रूप में, तो वहां पे ऑक्सीकरण के साथ साथ अवकरण की अभिक्रिया साथ साथ हो रही होती है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, और कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, तो प्रतिफल के रूप में हम लोगों को कॉपर और यहाँ पे जल प्राप्त होता है। आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है, और यहाँ से देखिए तो कॉपर यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन का वियोग हो गया है, ऑक्सीजन अलग हो गया है। और जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था, जहाँ जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का वियोग होता है उसको हम लोग बोलते हैं अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अवकरण हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है कॉपर का, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, इसीलिए हम लोग इसको बोलेंगे अवकरण। अब फिर यहाँ देखिए साथ साथ हम लोग यह भी देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है, या फिर उपचयन। तो यहाँ पे देखा आपने कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, ठीक है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल कि यहाँ पे है जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड यहाँ पे जब कार्बन के साथ हम लोग इसको अभिक्रिया करवाते हैं, तो यहाँ हम लोगों को जिंक ऑक्साइड से यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो यहाँ पे जिंक का जो है वो अवकरण हो रहा है, ठीक है। जिंक से ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो अवकरण हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे बना, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया यहाँ पे, तो यहाँ हो गया ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण को हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखा आपने कि उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो रही है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है, दोनों जो उदाहरण है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने समझा रेडॉक्स अभिक्रिया। आइए देखते हैं अगला क्या है। आइए हम लोग आगे समझते हैं संक्षारण, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, इसे समझने के लिए हम लोग अपने दैनिक जीवन से हम लोग उदाहरण को देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अपने आसपास देखा होगा कि जो भी लोहे की वस्तुएं होती है, ठीक है, अगर उस पर पेंट या फिर ग्रीजिंग नहीं किया जाए, ग्रीस नहीं लगाया जाए, तो क्या होता है, वह वायु के संपर्क में या फिर पानी पड़ने से या फिर नमी युक्त हवा जो है उससे अभिक्रिया करने से, तो वो लोहे का जो जो भी वस्तु होता है, ठीक है, चाहे वह रॉड हो, लोहे का रॉड हो, लोहे का फाटक हो, ठीक है, लोहे का गेट हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो अगर वह चीज लोहे का है तो आप उस पर देखेंगे कि धीरे धीरे जो है भूरे कलर का उस पर जो है परत जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये जो परत है, ये जो परत है वो जमा होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि लोहे के ऊपर जो है, जब लोहा ऑक्सीजन से या फिर नमी युक्त वायु से अभिक्रिया करता है, तो उस पर जो है भूरे कलर का अवांछनीय पदार्थ, यानी कि हम लोग उसको चाहते भी नहीं है, फिर भी वह जो चीज है वहां पे जमा हो रहा है, ठीक है। यानी कि लोहा जो है वो धीरे धीरे खराब हो जाता है, यानी कि पहले जितना वजन था लोहे का, तो वह वजन भी उससे बढ़ जाता है, क्योंकि उस पर जो है ऑक्साइड का परत जो है वो जमा हो जाता है, ठीक है। और वो लोहा के मजबूती जो है वो खराब हो जाता है, उसके भौतिक गुणधर्म भी अलग हो जाते हैं। जैसे कि उसमें जो जिस तरह जो है पहले उसका जो चमक था, ठीक है, वो चमक भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस तरह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं आसपास, तो यह जो है जब ये धातु खराब हो गई, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है।
और आपने देखा होगा कि जैसे आप अगर आपके घर में अगर पूजा घर है, ठीक है, और उसमें आप आपके पास जो है आपके पास तांबे या फिर तांबे कांसे इत्यादि के बर्तन होते हैं, और उसमें जो है जैसे कि पूजा की थाली होता है तांबे या कांसे का, लोटा भी होता है, ठीक है। तो अगर आप उसको जो है समय समय पर साफ नहीं करेंगे, ठीक है, तो उस पे जो है क्या हो जाता है कि नीले कलर का, ठीक है, नीले कलर का जो है धब्बा जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसको जो है या धब्बा जो है जमा होने से उसका जो चमक है वो गायब हो जाता है, और वह मलिन दिखने लगता है, ठीक है। तो उसको जो है बार बार हम लोगों को साफ करना पड़ता है, ठीक है। तो यह जो परत जमा हो रहा है, ठीक है, तो वो अपने आसपास की वायु और फिर अम्ल युक्त वायु इत्यादि से अभिक्रिया करके वहां पे जो है वह परत उस धातु के ऊपर जमा हो रही है। तो यह जो धातु के ऊपर परत जमा हो रही है, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम का कोई भी अगर बर्तन होता है, ठीक है, या फिर आपने सिंपल सा आपने देखा होगा कि कोई तार है जो एल्युमिनियम का है, ठीक है। तो उस पर ऐसा जो है बरसात के दिनों में होता है कि अगर हम लोग घर में जो है एल्युमिनियम के तार के ऊपर सफेद कलर का सफेद रंग का पाउडर जैसा पदार्थ जो है वो जमा हो जाता है, जिससे हम लोगों के घर में जो बिजली आती है वह जो है वह जो है वो रुक रुक के आती है, या फिर जो है फ्लैक्चुएट होता है घर में, ठीक है। तो जब उसको हम लोग वहां पे उस परत को, जो सफेद कलर का परत है एल्युमिनियम के तार से, हम लोग जब उसको छुड़ाते हैं, ठीक है, तभी वो जो है अच्छे से जो है बिजली जो है घर में आने लगती है। तो यह जो परत जो जमा हो गया है एल्युमिनियम के ऊपर, ठीक है, यह भी एक संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि संक्षारण क्या है। तो बोल सकते हैं कि जब कोई धातु वातावरण में उपस्थित नमी, जल, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो फलस्वरूप अवांछनीय पदार्थ धातु के ऊपर जमा हो जाती है, जिससे धातु का भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भी अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया संक्षारण कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि लोहे के ऊपर जंग लगना, ठीक है। तांबे या फिर कांसे के बर्तन होते हैं जैसे कॉपर का, ठीक है, तो कॉपर के ऊपर जो है नीले कलर का धब्बा जमा हो जाता है, तो उसका जो है रंग जो है वो मटमैला हो जाता है कॉपर का, तो यह भी क्या चीज है, तो यह भी संक्षारण का उदाहरण है। एल्युमिनियम के ऊपर सफेद पाउडर जैसा परत जो है वो जमा हो जाता है, तो यह भी संक्षारण का उदाहरण है, ठीक है। आइए अब हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता, ठीक है। देखिए विकृत गंधिता को समझने के लिए हम लोग जब क्या करते हैं कि हम लोग जब जैसे कि चिप्स का जो पैकेट होता है, चिप्स का पैकेट होता है, या फिर आपने कुरकुरे जो है खाया होगा, तो कुरकुरे का पैकेट या फिर चिप्स का पैकेट को आपने देखा होगा कि उसमें चिप्स जो है या फिर कुरकुरे जो है बहुत ही कम होता है, लेकिन उसमें जो है गैस जो होती है, हवा जो होती है वो भरी जाती है, हवा भरी जाती है। और उसको जब हम लोग खाने के लिए फाड़ते हैं पैकेट को, तो वह जो है गैस बाहर निकल जाती है। लेकिन जब हम लोग उस पैकेट को फिर बिना मतलब खाए कुछ दिन तक अगर छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि वह जो कुरकुरे था, वह जो चिप्स था, उसका जो है स्वाद बदल जाता है, उसका जो है गंध भी बदल जाता है। जिस तरह जो गंध पहले आ रही थी, जो ताजा जब हम लोग लिए थे उसको, ठीक है, तो ये गंध में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और उसका जो गंध है, गंध में परिवर्तन आ जाने से स्वाद में भी परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो यह जो परिवर्तन आया वो किस लिए आया, तो वहां पे जो है वह तेलीय पदार्थ जो था, जैसे कुरकुरे था, चिप्स था, वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अभिक्रिया करके वह ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है, जिससे उसका स्वाद बदल गया, उसका गंध बदल गया। तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि इस तरह का जो परिवर्तन होता है उसको हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि वसा युक्त या तेलीय खाद्य पदार्थ, ठीक है, जब उसको लंबे समय तक रखा जाता है,
तो क्या होता है कि वायु या आर्द्रता के संपर्क में आने से, ठीक है, वायु या आर्द्रता के कारण उसका स्वाद या गंध में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है, खाने में अच्छा नहीं लगता है, बदबू आने लगती है उससे, ठीक है। तो यह परिवर्तन जो है वो विकृत गंधिता कहलाती है। यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा है उदाहरण कि तेल या फिर घी युक्त जो भी पदार्थ है वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद या जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीकृत हो गया, ठीक है, जिससे उसका स्वाद और गंध भी परिवर्तन हो गया। तो या जो है वो विकृत गंधिता का हम लोग उदाहरण बोल सकते हैं। अब देखिए हम लोग उसको बचाव के लिए क्या करते हैं, वो जो चिप्स का पैकेट अभी हमने बात किया था कि चिप्स का पैकेट या कुरकुरे का पैकेट जो है अभी हमने बात किया था, तो वह उसमें कौन सी गैस रहती है, ठीक है, तो उसमें जो है उस चिप्स को बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से बचाने के लिए उस पैकेट से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन के जगह पे वहां पे नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, ठीक है। तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस रहती है, तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वह जो पदार्थ है वह खराब ना हो, उसका गंध में परिवर्तन ना हो, स्वाद में परिवर्तन ना हो, ठीक है। तो इससे जो है बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है। और देखा होगा कि ऐसे जो पदार्थ होते हैं उसको बचाने के लिए और जो है कुछ कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि पाम ऑयल, ठीक है, पाम का एक पेड़ होता है जिससे ऑयल निकला जाता है, तो पाम ऑयल का भी इस्तेमाल किया जाता है विकृत गंधिता से बचाने के लिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस तो हो गया। अब यहाँ देखिए जो पदार्थ जो है विकृत गंधिता से बचाते हैं, ठीक है, जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो बचाते हैं विकृत गंधिता से, तो उनको हम लोग प्रति ऑक्सीकारक बोलते हैं, ठीक है। जो बचाने वाले पदार्थ होते हैं विकृत गंधिता से, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति ऑक्सीकारक बोलते हैं, यानी एंटी ऑक्सीडेंट पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस हमने बात किया, फिर पाम ऑयल का भी, ठीक है। और हम लोग का शरीर में जो है विटामिन ई और विटामिन सी भी होता है, तो यह भी क्या है, यह भी एक प्रति ऑक्सीकारक है, जिससे जो है क्या होता है, विकृत गंधिता जैसी समस्या नहीं आती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन गैस, पाम ऑयल, विटामिन ई, विटामिन सी, ठीक है, तो इत्यादि क्या है, इत्यादि प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने समझा संक्षारण और विकृत गंधिता के बारे में, ठीक है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं अगला। देखिए अब हमारे पास कुछ प्रश्न है बुक से, ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था कि कॉपर सल्फेट का विलयन था नीला कलर का, उसमें हम लोग कील को डुबाए थे, ठीक है, और उसका कील का जो रंग था वो भूरा हो गया था। तो ऐसा क्यों होता है, इस क्वेश्चन को, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग उत्तर में क्या लिख सकते हैं, या जो है किस अभिक्रिया का उदाहरण है, या जो है विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील जब डाली जाती है तब फेरस जो है यानी कि लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए यहाँ पे लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट, ठीक है, तो फेरस सल्फेट बन जाता है, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन जाता है। तो यहाँ पे कॉपर जो है विस्थापित हो जाती है, इसके कारण या फिर फलस्वरूप कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो नीला रंग से दूसरा जो मलिन कलर जो है वह बन जाता है, ठीक है, नीला कलर से जो है उसका रंग जो है वो मलिन कलर का हो जाता है, इसलिए जो है उस विलेन का रंग बदल जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि क्रियाकलाप 1.1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो हम लोग को द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण कुछ देना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हम लोग किसे कहते हैं कि यहाँ पे दो पदार्थ जो है वो विस्थापित होगा, ठीक है। तो दो पदार्थ विस्थापित कैसे होगा, देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है, यहाँ पे सोडियम जो है वो किसको विस्थापित कर दिया, सोडियम जो है वो सिल्वर को विस्थापित कर दिया, और
अपने जुड़ करके क्या हो गया, सोडियम नाइट्रेट बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सिल्वर जो है वो नाइट्रेट को विस्थापित करके क्लोराइड के साथ जुड़ करके सिल्वर क्लोराइड बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो पदार्थ जो है वो विस्थापित हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट, तो आगे बन जाता है क्या, प्रतिफल के रूप में सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। अगला हम लोग उदाहरण देखते हैं, तो यहाँ पे है आयरन सल्फाइड और यहाँ पे है सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे जब अभिक्रिया होता है तो क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो है सल्फेट फेरस जो है वो किसको विस्थापित कर दिया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, और किसके साथ जुड़ गया, सल्फेट के साथ जुड़ गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो सल्फर को हाइड्रोजन जो है वो फेरस को यानी आयरन को विस्थापित करके यहाँ पे क्या हो गया, ये किसके साथ जुड़ गया, सल्फर के साथ जुड़ गया, तो यहाँ बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड। उसी प्रकार देखिए कॉपर सल्फेट यहाँ पे और हाइड्रोजन सल्फाइड, तो यहाँ पे बन जाएगा कॉपर सल्फाइड और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न हम लोगों के पास है कि निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित अपचयित अभिक्रिया को पहचानिए। ठीक है, देखिए हम लोगों के पास प्रश्न है कि 4Na मतलब कि क्या है, यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, जो सॉलिड के रूप में है और ऑक्सीजन जो है वो गैस के रूप में है। तो यहाँ हम लोग को प्राप्त होता है सोडियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सोडियम के साथ जो है वो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो अभी हमने देखा था कि कोई भी तत्व में जब ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तो हम लोग यही चीज लिखेंगे कि यहाँ सोडियम का ऑक्सीकरण या फिर अर्थात उपचयन हो रहा है, तो यह उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, यह उपचयन अभिक्रिया है। देखिए अगला हम लोग जब इसको लिखेंगे तो अगला क्या है, देखें अगला देखिए प्रश्न क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है यहाँ पे, और कॉपर ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर और जल बन रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए तो ये कॉपर से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो अलग हो रहा है। देखिए कॉपर से यहाँ पे ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे अलग हो गया। तो जब यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे अवकरण या अपचयन अभिक्रिया। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और ये जो है वो अवकरण अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पे उपचयन और अपचयन जो है दोनों अभिक्रिया हो रहा है, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते थे, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो हम लोग बोलेंगे यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरह जो है इस चैप्टर को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, और अगला जो हमारा वीडियो होगा वो इस अभ्यास के प्रश्न होगा। ठीक है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के प्रश्न में, पहला चैप्टर जो था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका जो हम लोग प्रश्न उत्तर दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में।